सर, अमेरिकी विदेश मंत्री ने इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम कराने के काफ़ी प्रयास किए हैं। आपको क्या लगता है, संघर्ष विराम संभव है? क्योंकि एक तरफ बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ धमाके भी हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नीरज जी, आपको अगर याद है हम लोग काफ़ी पहले से इस पर बात कर रहे हैं और अभी तो देखिए तकरीबन 8-9 महीने हो गए। 9 महीने पहले बातचीत ये पीस की शुरू हुई थी जी। अगर मुझे एग्जैक्ट याद है तो शायद नवंबर 22 नवंबर का दिन था जब ये बात हुई थी और कुछ समय के लिए युद्ध विराम हुआ था वहाँ। 4-5 दिन का युद्ध विराम था जिसमें कि युद्धबंदियों को और कुछ हॉस्टेजेस छोड़े गए थे। तकरीबन मेरे ख्याल से 50 के आसपास इजरायलीज थे और 150 के आसपास पैलेस्टीनियंस थे, जिसमें बेसिकली औरतें और बूढ़े और बच्चे थे। और उसको फिर जो है बाद में दिसंबर तक 2 दिसंबर तक एक्सटेंड किया गया था, जिसमें कि कुछ और हॉस्टेजेस और प्रिजनर्स पैलेस्टीनियंस छोड़े गए थे। तो ये तब से चल रहा है। उसके बाद की अगर मैं टाइमलाइन अगर आपको दूं, नवंबर दिसंबर, उसके बाद देखिए 10 दिसंबर को भी अब वो प्रस्ताव आते रहे थे। 10 दिसंबर को प्रस्ताव आया था यूनाइटेड नेशंस में इसी का सीज फायर का, लेकिन अमेरिका ने वीटो कर दिया था। उनका ये कहना था कि ये इजराइल फ़लस्तीन जो है 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं मान रहा है, इसलिए उन्होंने इसको वीटो किया। उसके बाद फिर 20 फरवरी को दोबारा ये प्रस्ताव आया, दोबारा वीटो किया अमेरिका ने। तो ये अगर आप देखिए 3 महीने में तो यही होता रहा। अमेरिका ने प्रस्ताव ये रोका। उसके बाद 26 मार्च को दोबारा प्रस्ताव आया और इस बीच में काफ़ी कुछ नुकसान इजराइल ने कर दिया था। इस वजह से जो है खिलाफ जा रहा था, दुनिया उस इजराइल के खिलाफ बोल रही थी। उस समय जो है उस प्रस्ताव जब दोबारा आया 26 को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स में, तो वीटो नहीं किया अमेरिका ने, लेकिन उन्होंने एब्सटेन किया। लेकिन कारण ये था कि ये प्रस्ताव जो है नॉन एनफोर्सेबल था कि एनफोर्स नहीं हो सकता था। तो इसलिए उसका इजराइल ने उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया, कोई फॉलोअप ही नहीं किया उसके बारे में। नॉन बाइंडिंग था। नॉन बाइंडिंग का मतलब कि कोई कुछ कर नहीं सकता उसके अगेंस्ट। फिर देखिए 7 मई को जो प्रपोजल आया था, जो बाइडेन ने बोला था कि उन्होंने कहा कि इजराइल एग्रीड 3 फेज़, जो उन्होंने 2-2 हफ्ते के 3 प्रपोजल 3 फेज़ के दिए थे, उस पर बात आगे बढ़ी थी और लगा था कि बात बन सकती है। 3 फेज़ में कैसे कैसे था, पहले हॉस्टेजेस का था, फिर इजराइल डिफेंस फोर्सेस का विड्रॉल था गाजा से, पार्शियल विड्रॉल पार्शियल इन्होंने बोला था नेतन्याहू ने, अदरवाइज विड्रॉल था, और लास्ट में था कि फिर वो आगे बातचीत करेंगे इसके बारे में। लेकिन वो भी बात आगे नहीं बढ़ी क्योंकि नेतन्याहू हमास जो है फुल सीज फायर चाहता था, रादर परमानेंट सीज फायर चाहता था, और नेतन्याहू नहीं चाहते थे। तो इसलिए वो डिस्कशंस चलते रहे, वो बात आगे नहीं बढ़ी। और उसके बाद नेतन्याहू ने काफ़ी तेज कर दिया था अपना आक्रमण हमास के ऊपर। ईरान पर भी हुआ, हौतीज़ आ गए, हिजबुल्लाह से चल रहा था। तो मतलब इन सबों के बीच में आपको याद होगा कि दर्शकों को भी याद होगा कि हमने यहीं पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई लगता नहीं कि ये सीज फायर इस तरह चल पाएगा, और वही हुआ। लेकिन 7 मई को देखिए बाद में आके हमास ने बोला ज़रूर था कि हम एक्सेप्ट करते हैं। कुछ उन्होंने अपनी पॉइंट्स दिए थे, 7 पॉइंट, और लेकिन इजराइल ने, नेतन्याहू उस पर एग्रीड नहीं थे। वो कभी नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि हमास का तो हम खात्मा करेंगे। पार्शियल विड्रॉल और फुल विड्रॉल भी नहीं चाहते थे इजरायली फोर्सेस का। और मुख्य जो था कि आफ्टर वॉर गाज़ा में कौन कंट्रोल करेगा, उस पर लेकर के बात नहीं बन रही थी। तो कई ऑप्शंस आ रहे थे, लेकिन ये बात आगे बढ़ी नहीं। अभी देखिए 31 जुलाई को जो अभी बात हुई थी, उसमें भी ये आया था, मीटिंग उनकी हुई थी। 31 जुलाई को तो हानिये का जब असैसिनेशन हो गया तो ये तो क्लियर लग रहा था कि अब ये मुश्किल है। और उस समय था कि हानिये के बाद ईरान तो ज़रूर बदला लेगा। और ये भी कहा गया कि पीस प्रपोजल, चूँकि बातचीत आगे बढ़ रही है, इसलिए ईरान को रोका गया है प्रेशर डाल करके कि इसमें कुछ ऐसी कार्रवाई ना करे कि ये पीस प्रपोजल आगे नहीं बढ़े। और अभी जो है 15 अगस्त के दिन ये मीटिंग थी ऑलरेडी कतर में, जहाँ की सभी गए हुए थे। दोनों इनके
CIA चीफ भी थे, मोसाद भी थे, इनका हमास का कतर और इजिप्ट और US सारे नेगोशिएटर्स वहाँ थे, लेकिन कोई ख़ास ब्रेक थ्रू वहाँ पर नहीं हो पाया जी। और अभी देखिए ब्लिंकन गए हुए थे इजराइल में, वो इजिप्ट में ही गए, कतर में भी बातचीत की और 19 को उन्होंने एक नया प्रपोजल दिया है वहाँ पर, जिसको कि वो उन्होंने बोला है कि ब्रिजिंग प्रपोजल है, कि मतलब जो अनरिजॉल्व डिफरेंसेस हैं उसको ब्रिज करेंगे, एक ब्रिज बनाएंगे। कि कहने का मतलब ये था कि कुछ चीज़ें ये छोड़ेंगे, कुछ वो छोड़ें और एक आपस में एक पुल बनाइए, ब्रिज बनाइए कि भाई हम इतना लेके चलते हैं जी। वो उन्होंने बोला। और ये भी बोला कि एक फाइनल है जी। जिसको लेकर के चलना है, इसके बाद जो है फिर ये चांस नहीं मिलेगा। अब 19 को उन्होंने जब ये बात की, 20 को ही इनका आ गया स्टेटमेंट हमास का, जिन्होंने कहा कि भाई हम तो पहले वाले प्रपोजल से ही एग्रीड थे, तो हमको दोबारा बातचीत करने के लिए आने की ज़रूरत है नहीं। इजराइल ने ज़रूर बोला है कि वो अपना डेलीगेशन भेजेगा बातचीत के लिए, इसके बारे में आगे करने के लिए। हमास का जो इनका एक स्पोक्स पर्सन है हसम बदरान हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हमास शांति चाहता है, पीस प्रपोजल पर हमास आगे बढ़ना चाहता है और चाहता है कि वो यहाँ तक उन्होंने बोला कि गाज़ा में जो सिविलियन कंट्रोल है, यानी गवर्नमेंट का जो इनकी चल रही थी, वो हमास छोड़ने को तैयार है जी। लेकिन हमास अपना मिलिट्री विंग नहीं छोड़ेगा जी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि उसको डिस्बैंड नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल ने तो बोला कि वो खात्मा चाहते हैं हमास का। जी। तो अगर ऐसी चीज़ लेके चलेंगे फिर बात वहीं की वहीं आ रही है। हालांकि जो अभी बात चल रही है, आगे बढ़ाने की बात हो रही है इसके बारे में, उसमें 3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस है कि जैसे वो ब्रिज की बात हुई कि कुछ ये छोड़ें, कुछ वो छोड़ें और एक बीच का रास्ता निकाला जाए। ब्रिजिंग वही है कि बीच का एक रास्ता निकाला जाए जो वो ले आए हैं। दूसरा, जो कंट्रोल होगा, सिविल कंट्रोल जिसके ऊपर चल रहा है, कौन करेगा? हमास चलिए पीछे आ गया, तो अब ये बात चल रही है कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उसको ही फोकस में लाया जाए कि वो कंट्रोल करे जी। और एक मिलीजुली फोर्स बनाई जाए सभी की, बाकी स्टेट्स की। हमास और ये नहीं शामिल होंगे, इजराइल भी नहीं होगा उसमें, कोई अमेरिकन लीड करे, इजिप्ट, कतर, इन लोगों के फोर्स हो स्टेट्स की, जो कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर और बाकी से सिक्योरिटी सिचुएशन देखे। अब मुझे नहीं लगता कि इस पर इजराइल एग्री करेगा, क्योंकि इजराइल ने तो पहले ही बोला है कि सिक्योरिटी तो हमारे ही अंडर रहेगी, नहीं तो फिर यही हालत हो जाएंगे वहाँ पर जो हमास ने जैसे अपनी हालत की थी जी। तो एक कंटेंशियस पॉइंट बना ही रहेगा। दूसरा देखिए, हॉस्टेजेज एक मेन वेपन थे हमास के पास। अब जो लेटेस्ट हैं उसमें ऑलरेडी 6 तो पिछली बार मारे गए थे, उन्होंने जो बॉडीज निकाली थी 111 में से निकाल दीजिए 105, कहा जा रहा है कि तकरीबन 39 और हैं जो मर चुके हैं, उनका नहीं पता है, तो रह जाते हैं तकरीबन 65-70 के आसपास। अब इनमें से कितने कहाँ पर हैं और कब आएंगे, इसके ऊपर जो है एक प्रश्न चिन्ह है कि क्या हमास एग्री करेगा जी। ये आखिरी हथियार उनके पास जो है वो छोड़ने के लिए, तो ये भी एक आगे के लिए प्रश्न रहेगा। और इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि पोस्ट वॉर, लड़ाई के बाद का जो गाज़ा है उसमें हमास का कोई रोल हो जी। और हमास जो है पहले बोल चुका है कि मिलिट्री विंग अपनी हटाएगा नहीं, इसका मतलब वो भी अपना कंट्रोल वहाँ चाहेगा जी। तो इसके अलावा देखिए सिर्फ अकेले तो हैं नहीं, क्योंकि रिकॉन्स्ट्रक्शन में तकरीबन देखिए $10 बिलियन अभी का एस्टिमेट है। कौन देगा? जी। कहा तो जा रहा है, सभी को बोला जा रहा है, लेकिन बाकी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज तो आएंगे नहीं बीच में देने के लिए जी। दूसरा है, हमास तो है, फाटा वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत बड़ा है जी। यहाँ इन्होंने चीन में तो आपस में मुलाकात कराई थी दोनों की बातचीत, लेकिन अभी भी वो अलग ही हैं जी। और फाटा ने यहाँ तक बोला, अभी बोला है, उनकी जो स्पोक्स पर्सन ने बोला है, और उनका कहने का मतलब यही था कि भाई हम भी एक हैं जी। कि मतलब गाजा पर कंट्रोल सिर्फ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और बाकी नहीं है, हमास नहीं हो, हम तो हैं जी। क्योंकि फाटा अभी तक खुल करके तो आया नहीं है लड़ाई में जी। तो उनका कहना है कि हम तो आ सकते हैं। तो एक ये तीसरी फोर्स भी आएगी
और क्या फाटा भी जो है इजराइल के विरुद्ध है? तो क्या इजराइल ये चाहेगा? तो ये कुछ प्रश्न चिन्ह हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इसका जवाब मिल पाएगा। ऑफ कोर्स बीच का रास्ता ब्लिंकन ने बोला है निकालने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है। मानवीय त्रासदी जो वहाँ है, इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है, उसके अलावा अमेरिका के इलेक्शन है जी, उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है उनको जी, कुछ न कुछ दिखाना कि यहाँ तक ये पहुँच रहे हैं। जी, और इससे पहले कि चीन और रूस कोई पहल करे, जी, ये अपनी पहल वहाँ करना चाहते हैं। जी, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस पर प्रेशर ज़्यादा है वहाँ के लिए, लेकिन लड़ाई भी नहीं चाहते हैं कि एस्केलेट हो। जी, हिजबुल्लाह वहाँ बैठा हुआ है फुल्ली आर्म्ड, ईरान बैठा हुआ है वहाँ पर, हौतीस बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिचुएशन बहुत शांतिप्रिय रहेगी जी, या उसको कब तक दबा के रखेंगे। जी, तो ज़रूरी है शांति प्रस्ताव भी आना, लेकिन एक बीच का रास्ता अगर निकल जाए सबको लेकर के, तभी काम बन पाएगा। एक तरफा या दो तीन को लेके साथ चलने से नहीं होगा। अगर फाटा आगे आ रहा है तो उसको भी लेके इनको कभी ना कभी साथ में चलना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट के बाकी जो देश हैं, चाहे सीरिया हैं चाहे बाकी हैं, और दबे तौर पर इनको हिजबुल्लाह और हौतीस को भी लेके चलना पड़ेगा। नहीं तो चिंगारी अगर रहेगी तो कभी ना कभी ज़रूर भटकेगी। बिल्कुल सर। और सर, हम कार्यक्रम का समापन करें उससे पहले सोशल मीडिया पर इस बीच जो कुछ प्रश्न लोगों ने पूछे सर, एक फेक ऐप चल रहा था, अरमान ऐप, उसके ज़रिए दावा किया जा रहा था कि आप भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं या भारतीय सेना में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आप इस ऐप के ज़रिए पंजीकरण कराएं और आगे बढ़ें, जिस पर भारतीय सेना की ओर से भी बयान आया है और उसको फेक बताया है। तो इस तरह की जो ऐप हैं उससे ज़रूर लोग दिग्भ्रमित हो ही जाते हैं, तो लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए नीरज जी, भारतीय सेना जो है उसकी जो प्रक्रिया है जी, भर्ती की, वो बहुत साफ है जी, बहुत साफ सुथरी है जी, और ये हमेशा अखबार में निकलता है, मीडिया में भी आता है जी, कब कौन सी भर्ती हो रही है। जी, और आप देखिए अब तो मेन अग्निवीर का है जो भर्ती होती रही है, जी, और इसको भर्ती सेंटर्स बना रखे हैं जी, भारतीय सेना ने जी, रीजनल लेवल पर। और मेन जितने मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हैं, जी, जहाँ जहाँ स्थानीय मुख्यालय हैं फौज के, वहाँ पर हेडक्वार्टर्स है, वहाँ जा करके कोई भी पता कर सकता है। जी, इवन जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके संगठन है, वो भी इस बारे में बता सकते हैं जी, और कोई भी ऑनलाइन जाके चेक कर सकता है। जी, लेकिन ये जो आपने कहा जो आजकल देखिए साइबर ठगी हर जगह हो रही है, जी, और लोग ये भोले वाले हमारे जो नौजवान हैं उनको लोग बरगला रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम ट्रेन करेंगे, हम आपको भर्ती कराएंगे। वो यहाँ तक कहते हैं कि हमारी उनसे मिली भगत है, जी, इतने पैसे दीजिए और आपको भर्ती कराएंगे। जी, तो ये जो है मैं इस माध्यम से अपने सारे जो नौजवान हैं उनको बोलना चाहता हूँ कि आप इस मामले में मत जाइए। सेना किसी के द्वारा ये काम नहीं करती, वो अपने आप उसके जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हेडक्वार्टर्स हैं, उन्हीं पर भरोसा रखिए। कोई अगर आप ऑनलाइन जाइए, सेना का तो बड़ा खुला हुआ ऑनलाइन careersarmy.nic.in पर है, आप जाइए उसमें चेक कीजिए। और बहुत आपको अगर कोई शक है तो आप जितने स्थानीय आपके नियरेस्ट मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ जाइए, बात कीजिए जी। लेकिन किसी के इस झांसे में मत आइए। और ये जो है, क्योंकि ये आपका और पूरे देश का ये नुकसान कर रहे हैं इस तरह करके, जो कि सही नहीं है। और ये साइबर ठगी ही मैं कहूँगा, इसके उसमें झांसे में कभी नहीं आए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।